सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। कुछ एक बातें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपके सामने रखी। एक्चुअली ये जो हमारा पीछे का जो पीरियड रहा 3 साल का, इसमें हम लोग जो कोविड-19 का कहर है उसमें ही डूबे रहे। होटल एसोसिएशन ही नहीं, होटल सेक्टर ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा संसार इससे जितना इम्पैक्टेड हो गया आप लोग सब जानते हैं। इसका अंदाज हम पहले नहीं लगा सकते थे। हमने बहुत कोशिश की और आप लोगों के सहयोग से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं और जो मेरी टीम है उसका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं। सब ने अपना दिल खोल के योगदान दिया, चाहे वो टूरिज्म को प्रमोट करने का और चाहे जो कोविड-19 को कंटेन करने का। ये एक की बस की बात नहीं होती। जब तक सबका साथ ना होता है, जब तक सबका सहयोग नहीं मिले, तब तक कोई भी चीज कामयाब नहीं होती। हमने भरसक प्रयत्न किया कि इस कोविड काल में भी हमारा होटल सेक्टर, पर्टिकुलरली मनाली होटलियर्स किस तरीके से तैरते रहें। हमने सरकार से भी बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की कि हमको ये जो भयंकर तूफान आया है पूरे संसार में, उससे कैसे बचा सकते हैं। आपको सबको विदित है कि रातों रात ये डिक्लेरेशन हो गया कि लॉकडाउन, और उस वक्त किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये लॉकडाउन इतना सडन हो सकता है। सरकार की भी मजबूरी थी, उनको ये करना ही पड़ना था। उस लॉकडाउन के दौरान में जो कठिनाइयां आप लोगों ने झेली और जो कठिनाई हमारे गेस्ट टूरिस्ट यहां आ रहे थे उन्होंने झेली, उसका वर्णन करना मुश्किल है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ शाम के टाइम में, कुछ हमारे गेस्ट ऑन वे थे टू मनाली, टू होटल डेस्टिनेशन, वो पहुंच नहीं पा रहे थे। उनको पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। हमको किसी तरीके से हायर अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करने के बाद में, रिक्वेस्ट करने के बाद में, एम्फसाइज करने के बाद में, उनको किसी भी तरीके से हमने अपने अपने होटल में पहुंचवा दिया। और यही व्यवस्था कुछ होटल में हमारे पार्टीज, कुछ गेस्ट फंसे हुए थे, वो उनको बाहर जाने के लिए भी जो हमने भरसक कोशिश की, प्रयत्न किया, आपको सबको मालूम है। रातों रात भी हमने कहीं से भी ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करके, टैक्सी का अरेंजमेंट करके, प्राइवेट गाड़ियों का अरेंजमेंट करके उनको यहां से निकालने की कोशिश की और बहुत रिलीफ भी मिला। और आपके सहयोग से मैं ये कहूं दावे से कि हमको उसमें 100% नहीं तो 90% कामयाबी मिली और हमको रिलीफ मिला। कुछ एक हमारे जो टैक्सी के ड्राइवर्स भाई थे, वो जब पहुंचाने गए वापस
गेस्ट को, तो वो रास्ते में ही उनको पकड़ लिया और उनको बोले कि आप 14 दिन तो यहीं रहेंगे। उसके अगली बारी कान पकड़े, कोई टैक्सी वाला तैयार नहीं था जाने के लिए। ऐसी भी समस्या आई, लेकिन हमने किसी तरीके से आपके सहयोग से, आपके एडवाइसी से, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और उनकी एडवाइसी से किसी तरीके से जो हमारे गेस्ट रुक गए थे, फंस गए थे, उनको यहां से बाहर निकालने की कोशिश की और वो बाहर चले भी गए। इस तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, होटल्स में वर्कर्स हैं, हमारा स्टाफ है, उनको घर में कैसे पहुंचाएं, ये बड़े भारी एक कठिन काम था। बड़ी मुशक्कत के साथ में हमने उनको भी अरेंजमेंट करा दिया कि आप आसानी से अपने अपने परिवार के साथ में जाएं, परिवार के पास में जाएं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होटल होगा जहां से वो अपने कार्यकर्ता को, अपने स्टाफ को बाहर नहीं भेज पाए। हमने भरसक प्रयत्न किया, जहां से भी, चाहे रात के 2 बजे भी हम खड़े रहे, हमने पूरी कोशिश की। तो मेरा कहना का यह मतलब है कि इस कोरोना काल में जो कुदरत का कहर हम पर ढल गया, उसको बचाने के लिए, उससे अपने आप को बचाने के लिए, होटल सेक्टर को जीवित रखने के लिए, यानी मैं ही अपनी नहीं बोल रहा हूं कि मैंने ही सब कुछ किया, ये आप लोगों ने किया। वरना यहाँ जो यहाँ का प्रेसिडेंट है या कोई भी है, वो कुछ नहीं कर सकता अकेला। जब तक आप लोग साथ ना हो, वो आपकी मेहरबानी है कि इस टूरिज्म सेक्टर को यहां जीता रखने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए, इसको आगे चलाने के लिए, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला, हमने ये भी भरसक प्रयत्न किया, क्योंकि सभी जानते हैं, हम तो अपने आप को बोलेंगे, बाकी भी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जितनी तकलीफ होटल सेक्टर को हुई, बाकी सेक्टर को इतनी तकलीफ नहीं हुई। सब मानते हैं ये, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं कि जितना घाटा, जितनी तकलीफ, जितनी मुश्किलात हमने सहन की, वो दूसरे सेक्टर ने नहीं की। उस वक्त भी जैसे इन्होंने भी कोट किया कि हमारे पास कुछ नहीं आमदनी का तरीका, एक अभी भी एक ही जरिया है। कल परसों भी आपने देखा होगा, हमने बहुत क्लियर किया ये कि हमारे पास दूसरा जरिया नहीं है, हमारे पास एक ही जरिया है, वो है होटल को चलाना। अगर ये होटल नहीं चलता है तो हम तो भूखे मरेंगे मरेंगे, हमारा स्टाफ अनएम्प्लॉयड होगा, वो भी भूखे मरेगा। बहुत क्लियर किया हमने ये, और उस वक्त भी ये परेशानी थी। तो हमने ये बोला, सरकार से रिक्वेस्ट किया कि काइंडली जो हमारा कमर्शियल रेट पर आप बिजली का चार्ज लेते हैं, उसको आप, होटल तो बंद कर दिए, लॉकडाउन कर दिया बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको डोमेस्टिक करो। तो डिमांड चार्जेस वो होता है, डिमांड चार्जेस आप सब जानते हैं क्या चीज है, कि जो हाईएस्ट पीक सीजन होता है और उसका जो पीक महीना है और उसके पीक आवर्स हैं, उस वक्त कैलकुलेट किया जाता है कि हमको बिजली का लोड कितना चाहिए। उस बिजली के लोड को मुहैया करने के लिए बिजली का महकमा जो है वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि हम इतना आपको लोड मुहैया कराएंगे, लेकिन आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, वो है डिमांड चार्जेस। लेकिन उस वक्त तो ऐसा था कि ना बिजली है आपकी, हमारी कंजम्पशन ही नहीं है। कौन सा हाईएस्ट पीक सीजन है, कौन सा हाईएस्ट पीक महीना है और कौन से हाईएस्ट पीक आवर्स हैं। हमने रिक्वेस्ट किया दोनों हाथ जोड़ के सरकार को कि मेहरबानी करके इस डिमांड चार्जेस को हटा दो यहां से, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे। लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। लेकिन मैंने बताया ना कि जब तक सबका साथ नहीं होता, जब तक सबका सहयोग नहीं मिलता, तब तक कुछ नहीं होता। हमारी बात सुनी, लेकिन वो इतने एक्टिवली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और हमको बाकी एसोसिएशन को उत्तेजित करना पड़ा कि उठो मेरे भाइयों, सब डिमांड करो इसको। तो सभी एसोसिएशन ने, चाहे शिमला की है, मंडी की है, धर्मशाला की है, कहीं की भी है,
सबने जब आवाज उठाई तो 6 महीने के लिए डिमांड चार्जेस जो है वो वेव ऑफ हो गए। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है 6 महीने नहीं, जब तक हम ठीक ढंग से अपने पैर पर खड़ा नहीं होता होटल सेक्टर, तब तक इस डिमांड चार्जेस को हटा दो। आजकल कौन सा पीक आवर है, आजकल कौन सा पीक सीजन है, काइंडली ये तो कंसीडर करो। उन्होंने 6 महीने का किया, हम बहुत कृतज्ञ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक ये हमारा जो सीजन जो है वो मारा जा रहा है, हम अपने पैर पर खड़े नहीं हो रहे हैं, तब तक इस डिमांड चार्जेस को वेव ऑफ किया जाए। और इसी तरीके से जब होटल हमारे लॉकडाउन के बीच में देयर वाज नो कमर्शियल एक्टिविटी एट ऑल, बिल्कुल बंद थे, तो जो हमारे जो कमर्शियल आपने कनेक्शन दे रखा है, जस्टिफिकेशन क्या है? ठीक है, हम एक बल्ब जला रहे हैं, 2 बल्ब जला रहे हैं, तो काइंडली उसको डोमेस्टिक रेट पर कैलकुलेट करके हमको कुछ तो करो, कुछ मोहलत दो। अब हो सकता है अंडर कंसीडरेशन है, उस पीरियड की बात कर रहा हूं मैं जब बाई ऑर्डर लॉकडाउन हुआ था। और अभी भी हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, कईयों के होटल अभी भी नहीं खुले क्योंकि स्टाफ भेजा है, 100% रोड नहीं खुले हैं हमारे एसोसिएशन के, उन्होंने स्टाफ भेजा है, स्टाफ पूरा आया भी नहीं, वो वापस घर में चले गए। और कईयों ने दूसरी जॉब कर दी होगी, कहीं दूसरी जगह ज्वाइन किया होगा। और कुछ हमारे जो ठेकेदार थे, अब उन्होंने देखा कि हम घाटा पड़ रहा है, जो एडवांस दे दिया वो दे दिया, भाग गए। बहुत से ऐसे भी हमारे पास शिकायतें आई हुई हैं, ऐसे भी हमारे होटल्स हैं कि जो अभी बंद पड़े हैं, खाली हैं। अब उस वक्त क्या होगा, ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और ये परसिस्ट करेंगे हम इस हमारी जो रिक्वेस्ट है, डिमांड है सरकार के साथ में कि भाई ये मानना पड़ेगा। कोई हम ऐसी चीज नहीं, अद्भुत चीज नहीं मांग रहे हैं सरकार से कि वो उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। हम जस्टिफाइड डिमांड है हमारी, कोई एक आदमी की डिमांड नहीं है। जितने भी होटल सेक्टर्स में आते हैं, पर्टिकुलरली होटल सेक्टर्स की बात करूंगा मैं, टूरिज्म की पूरी बात नहीं करूंगा, वैसे तो वो भी बेचारे इसमें इफेक्टेड है, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हम अपने इशू को आगे करने के लिए हम यही चाहेंगे कि जब तक हम ठीक ढंग से अपने पैर पर खड़ा नहीं होता है होटल सेक्टर, तब तक हमारे ऊपर में कृपा करो। यह हमारी सरकार से डिमांड है। अब हमने जो 2-4 चीजें और उनके लिए रखी है, जैसे अब जो रजिस्ट्रेशन का है, रिन्यूअल का, पॉल्यूशन फीस का और टीसीपी के फीस का, इनको वेव ऑफ करिए। ये परसिस्ट कर रही है हमारी डिमांड। लेकिन कुछ एक इशू मैं बताऊंगा जो सॉल्व भी हो गए आगे, लेकिन बहुत से ऐसे हमारी डिमांड्स हैं जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो अभी तक पेंडिंग है सरकार के पास में। और मैं समझता हूं कि सरकार की भी अपनी विवशता है। और आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमारा हिमाचल प्रदेश मोस्टली सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा कितना वहां से आता है, उसके हिसाब से ही वो आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके हिसाब से ही आगे हमको राहत देंगे। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रखी है इन चीजों की, तो काइंडली कुछ फंड जो है हिमाचल सरकार को दिया जाए, जिससे वो हमको राहत प्रदान कर सके। अब लेटेस्ट हो कि कहां हम आगे इसको जो है वो ले जा सकते हैं और कहां तक हमारी कामयाबी हो सकती है। एक बार हमने भी बोला था और ठीक भी था कि जो हमारे काम करने वाला स्टाफ है, उनको पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और औरों के लिए जैसे एक मनरेगा स्कीम है, इस टाइप की कोई दूसरी स्कीमें हैं, वो मदद के लिए है। बल्कि पीछे ये भी निकाला था कि मनरेगा के तौर पर ही जो अर्बन एरिया उसके लिए भी स्कीम निकालेंगे। तो हमने बोला भाई हम कहां, हमको भी एक मनरेगा टाइप की स्कीम निकालिए सरकार जी, हम गरीबों की तरफ भी देख लो। इस तरीके से एक स्कीम निकाल के मिनिमम 50% जो वेजेस हमारे वर्कर्स की है, हमारे स्टाफ की है, वो तो दे दो।
लेकिन अभी तक जो है वो अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के, उन्होंने बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज नहीं किया। हाँ, उन्होंने यही हमारी जो रिक्वेस्ट है हिमाचल गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट को भेजी। वहां से एक जवाब आया था डायरेक्टर टूरिज्म का हमको, एसोसिएशन को, कि साहब ये तो नियम में नहीं है। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं और मैंने की भी, तो क्या जो कहर कोविड-19 का डला है वो नियम में है क्या? अरे हर चीज तो नियम में नहीं होती है ना, वो कुदरती नियम है क्या, या सरकार का नियम है कि इतने साल के बाद में जो ये कोविड-19 आएगा? भाई जो चीज नियम में नहीं है वही तो हम आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नियम बनाइए। और मुझे लगता है सरकार को ये नियम बनाना चाहिए, मे बी फॉर टेम्पररी पीरियड। मैंने बोलता हूं कि पूरा का पूरा वो उसको नियम ही बना दो, रूल्स बना दो, ये करो। अरे भाई रिलीफ है, रिलीफ डज नॉट रिक्वायर एनी नियम। उसके लिए क्यों नियम की जरूरत है? वो तो हम जो सफरर हैं हमको कैसे ऊपर निकालना है, उसको धरातल पर कैसे लाना है, उसके लिए तो नियम की आवश्यकता नहीं होती है। लेट अस सी क्या होता है। इसी तरीके से हमने बोला जो हाउस टैक्स है, गार्बेज फी है, सीवरेज चार्जेस है, पोल्यूशन चार्जेस है, अरे इस पीरियड का तो माफ कर दो ना। द गवर्नमेंट हैज फेल्ट इनसाइड कि देयर डिमांड इज वेरी जेन्युइन। ये नहीं बोलता मैं कि उन्होंने बिल्कुल कुल्हाड़ी मार दी हमारे ऊपर में, धराट मार दिया कि नो, दे हैव नेवर सेड नो, दे ऑलवेज से इज अंडर कंसीडरेशन। लेकिन मैं जरूर रहे भी, मैं आपको पहले बोला कि सरकार की भी व्यवस्था है फंड की, पैसे की। हम दूसरी सरकार की तरह नहीं है, पंजाब या हरियाणा की काफी लॉट ऑफ मनी विद अस नहीं है भाई सरकार, हम जानते हैं। लेकिन हम तो बोलते हैं कि मिनिमम जो आप कर सकते हैं वो करिए और हम इसको प्रशिष्ट करेंगे, इस डिमांड को नहीं हम छोड़ेंगे, आगे चलती रहेगी डिमांड। कि जब भाई देख गार्बेज पैदा ही नहीं हुआ ना, तो हो कारणवश उनके बहुत काम रहते हैं। मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली यहाँ आइए तो आपके साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा हमारा। वो भी ठीक है, मजबूर है उन्होंने पैसा देना, लेकिन हमारी मजबूरी को भी देखो ना। हमारे पास कौन सा अगर पैसा होता तो हम आज तक क्यों नहीं बोला हमने। मगर मुझे उम्मीद है कि हमारे जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वे बड़े कंसिडरेट हैं। मैं नहीं बोलता कि पास के नहीं थे, वो भी थे, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजें उनके एम्बिट में आती हैं, इनको दोबारा नहीं कंसिडर किया जाए। मैंने 2 रिमाइंडर भी दिए थे कि काइंडली इन चीजों को कंसिडर करो आप। ये गार्बेज का चक्कर है और गार्बेज की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। रोज मेरे को 4, 5, 6 फोन आते हैं गार्बेज के बारे में। कभी अल्लेऊ साइड से आता है, कभी सिंसा साइड से आता है, कभी गुरुआ साइड से आता है, कभी विशेष साइड से आता है। क्यों गार्बेज वाला साहब क्या करता है, वो खड़ा नहीं होता है। क्या वो पहले पैसा मांगता, पैसा दो पैसा दो। ये गलत बात मैं अभी एक फार्म इस दरबार में बोल रहा हूं आपके दरबार में कि जो कैरेज चार्जेस होते हैं वो एमसी नहीं पे करता है। कैरेज चार्जेस जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल पे करता है। वो जो हमारा ये जो इसका ग्रीन टैक्स का बैरियर है उसके ऊपर के इलाके को वो पेमेंट करेंगे। तो हमारी सिर्फ उनके थ्रू होता है जो टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, जो जिसके जो टूरिज्म इसके जो डीटीटीओ साहब हैं, वो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। वो पीछे के कईयों को आएगा तो ढेर लग गए थे। फिर मैंने उनको बोला, डीसी साहब को बोला, वो नए नए आए थे, तो हमने उनको ये बोला कि काइंडली यार ये तो ढेरों को देख लो आप। और आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप में डाला, मैंने व्हाट्सएप में डीसी साहब को भी भेजा, डीटीटीओ साहब को भी भेजा, भाई ये देखो ये हालात हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दीज आर बेसिक थिंग्स। हो सकता है कि आज के इसमें जो है आप सारे लोग देख रहे होंगे भाई इलेक्शन का कैसे अनाउंसमेंट होगा, इलेक्शन क्या, वो भी ठीक है, लेकिन दीज थिंग whichever the king next come should not be looked over by them। ये बड़ी नेसेसिटी है हमारी जीवन को खड़ा रखने के लिए। इसलिए मैं इसमें रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा बाकायदा। जो आगे जो भी टीम आती है वो काइंडली इन चीजों को ओवरलुक ना करे। ये हमारा नेसेसिटी है। एक हमने और वो किया था कि जो एडवांस टैक्स है वो भी बंद कर रहे थे। पहले कारण
अरे भाई आमदनी नहीं हमारे पास में, जीरो आदमी है, जीरो इनकम हो रही है होटल की, तो तुम टैक्स कहां से काट रहे यार? पहले वी टुक इट वेरी स्ट्रांगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये उनका काम है कि साहब कुछ तो हिदायत दो, देन दे स्टॉप्ड इट। और ये आप लोगों के सुझाव आते थे मेरे को, मैं अकेला ही नहीं, मैंने भी बोल दिया कि काइंडली आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी उपलब्धियां गिना रहा हूं, ये आप लोगों की उपलब्धियां हैं, आपसे आता था मेरे को। जब तक आप नहीं मेरे को मार्गदर्शन करेंगे तो मैं कहां से बताऊंगा? हाउ डू आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन पर्टिकुलर प्लेस? ये आप लोगों की उपलब्धियां हैं, आप लोगों को और बताना चाहिए, बोलना चाहिए। मुझे खुशी होती है कि आप लोग जो व्हाट्सएप में भेजते हैं, ठीक है, ओके, दैट इज वन ऑफ द, आजकल जरिया ही है, देखो आप सोशल मीडिया जो तुरंत पहुंचा देता खबर, कहां? प्राइम मिनिस्टर तक। तो अब उसके हम झेले हुए पीछे। प्राइम मिनिस्टर किसी ने गलत फोटो डाला, मैं आगे आऊंगा, उसमें भी गलत फोटो डाला कि मनाली में तो जगह ही नहीं है खड़े होने की। 1 साल पुराना फोटो डाल दिया, हमने इमीडिएटली इसको रिवर्ट कर दिया। लेकिन तब तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने देख लिया वो सख्त हिदायत दे दी स्टेट को, बंद करो, ये क्या है। जब तक हमारी क्लैरिफिकेशन गई तब तक तो इससे पहले ही अमल होना शुरू हो गया। दिस इज गुड थिंग एंड समबडी पॉइंटेड आउट दैट कि हमने खींची हुई है फोटो 1 साल पहले की। हैट्स ऑफ टू हिम, ही पॉइंटेड आउट टू मी। और उसी वक्त हमने उसमें व्हाट्सएप में, मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप में भी डाल दिया कि ये देखिए क्या बोलते हैं कि ये अपना आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने खींची ये फोटो 1 साल पहले। आज का को बोल रहे हैं आप लोग। और उसकी वजह से जो नुकसान हमको झेलना पड़ा, शायद हम उसको माफ नहीं कर पाएंगे और को कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी है। न्यूज़ में भी आ गया ना पूरा दिल्ली से। और फिर ये एडवांस टैक्स की बात करूं मैं कि एडवांस टैक्स फिर उन्होंने फिर काटना बंद कर दिया हमारी सबकी रिक्वेस्ट। और फिर हम अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, आपकी रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, और दूसरे जितनी एसोसिएशन है उनको साथ में लेके उनको बोलते हैं कि आपकी तरफ से भी चीजें जानी चाहिए। तो ये हो गया। और इसमें साथ में ये था कि 25% का जो उस वक्त टैक्स लगता था वो 10% करने को बोला था। वो आई डोंट नो दैट हैज हैपेंड और नॉट। और 10 लाख से नीचे को कोई रिटर्न न जाएगी, ये भी उन्होंने शायद मान लिया है। अच्छा, एक और था कि भाई जो अभी भी है वो जो हमारे पास में लिकर के कोटे वाले हैं ना, जिसके पास लिकर लाइसेंस है, उसमें यह था कि मिनिमम कोटा को उठाना ही पड़ेगा। अरे भाई, एक तरफ से तो हम बोलते हैं कि शराबबंदी नशाबंदी बंद कर दो, एक तरफ से लिमिट फिक्स करी जा रहा है कि 100 बोतलें उठाओ। अरे कैसे उठाओ भाई? ये वो नहीं बोलेंगे ऐसा, ठीक है साहब आप बोतल पूरी खोली, गट 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 दम, ऐसा नहीं है यहाँ। तो मिनिमम कोटा क्यों होना चाहिए? और उसके हिप्स में क्या किया उन्होंने, मिनिमम कोटे को तो नहीं छेड़ा, उन्होंने बोला जो पीछे हम लेते थे उसी को ही हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दिस वाज गुड, अदरवाइज उन्होंने नाश कर दिया था किधर। तो ये हमारी रिक्वेस्ट से गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि जो पीछे होता था वही चलेगा। और आगे 21-22 के लिए भी उन्होंने यही बोला है कि हम जब मेरे जुलाई में, अब जुलाई तो होने अब खत्म ही हो गई, ये तो अगस्त में इसका होगा, वो उसी को कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक जो सबको प्रॉब्लम हो रही, मेरे को भी, आप सबको, कि जो पुराने होटल वाले हैं ना, ऑनलाइन कर दिया सबको और कॉलम वो रखे हैं जो नया रजिस्ट्रेशन करना है। Have a heart? I talked about dozen of time to the director and to the publicity officer. और मेरा भाई, दोनों हाथ जोड़ के तेरे को मैं सलाम कर रहा हूं, मेहरबानी होगी तेरी। अब ये तो देखो सब कुछ जो परफॉर्मा आपने बनाया है, ये किस चीज का परफॉर्मा है? क्या रिन्यूअल का परफॉर्मा है या नई रजिस्ट्रेशन का परफॉर्मा है? नहीं साहब, ये तो नई का, तो मैं कहता तो पुराना वाला कहां जाएंगे हम? ये तो कभी नहीं सारा होगा, अभी भी नहीं हुआ होगा, बहुतों को नहीं हुआ होगा। फीस जमा कर दी और अभी ये केस चला हुआ है। मैं रोज एक दिन में एक बार तो उनको रिमाइंड कराता ही हूं। फिर अब क्या बोले वो कि नहीं साहब ऐसा है कि हमने वो पहले वो तो गवर्नमेंट को भेजा हमने। अरे मेरे गवर्नमेंट, यार ये गवर्नमेंट लेवल की बात है, ये तो आपके लेवल की बात है, डिपार्टमेंट के लेवल की बात है। Why you are sending to the government?
नहीं अब तो भेज दिया हमने, वो अमेंडमेंट करने के लिए बोल दिया। अमेंडमेंट इसमें क्या हुआ कि साहब जो हमने तो सारी पीसीपी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, पोल्यूशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, पंचायत की इंफॉर्मेशन दे रखी है, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड। जब सब दे दिया तो दोबारा भरने की क्या आवश्यकता उनके पास? पैर जाकर हमको हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे या इनडायरेक्टली रिश्वत भी देनी पड़ती है? देते हैं हम लोग, क्या करेंगे बताइए? आप काम ही नहीं होता है। तो इस तरीके से वैसे तो मैं नहीं बोलूंगा ऑप्शन वी शुड गिव, वी शुड नॉट गिव, लेकिन सफर तो हम होते हैं ना। तो आप लोगों ने फिर मैंने परसों जैसे कल भी उनको रिमाइंड किया था, बोला सर 1-2 दिन में होने ही वाला है। और जो भी यहां से जाता कुल्लू वो फोन करता, नेचुरली दे हैव द राइट टू आस्क मी व्हाट इज हैपनिंग। आई हैव बीन इलेक्टेड फॉर दैट पर्पस, इट इज माय मॉरल ड्यूटी। आई हैव टू लुक आफ्टर माय ऑल जितने भी हमारे मेंबर्स हैं। तो मैं उसी वक्त उनको ऊपर फोन करता हूं कि साहब बताइए आप ये क्या हो रहा, कब तक होगा अमेंडमेंट? ये अभी तक वो अमेंडमेंट नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने उनको ये बता दिया है। अगर कोई लेट फीस किसने लगाई तो हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, आप जो मर्जी करो, हम ये नहीं देंगे लेट फी। तो आप जिसका भी ड्यू है वो काइंडली डोंट वरी अबाउट इट, वी आर देयर, वी विल स्टैंड फॉर इट। हाँ, जो नया करना पड़ेगा वो बोलता कि नहीं अब क्योंकि ऑनलाइन है करना ऑनलाइन ही पड़ेगा। मैं चलो ऑनलाइन करेंगे, लेकिन अमेंडमेंट तो करो ना यार इसमें, ताकि थ्रू तो हो जाए। एक और ने कहा शोषा, देखो आप पीछे, जिसके ऊपर मैं बहुत से वोटरों को नुकसान हुआ और कैद सहन भी करना पड़ रहा है, वो वहां एफिडेविट ले रहे हैं हमसे पोल्यूशन वाले। तुम एफिडेविट दे दो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे कि भाई हमारे पास में एनवायरमेंटल डेटा डिस्प्ले बोर्ड है नहीं तो लगा देंगे। What is this? So I had written a very strong letter to member secretary Pollution Control Board शिमला कि मेरे भाई इस चिट्ठी को तो पढ़ ले, आप कितने बड़े सीनियर अफसर हैं, इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? वो रेफरेंस देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। मैं कहा आपने पढ़ा? इसमें लिखा फैक्ट्री which uses chemical for production purpose. We are neither a factory nor we are using the chemical for production. We are not producing anything. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम तो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। अब वो वही रहा, बल्कि उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने हमारे जो यहाँ जो अफसर इंचार्ज है वो क्या करता बेचारा, उसकी गलती नहीं है, गलती तो ऊपर की है ना, वो उसके ऊपर सवाल हो रहे हैं कि क्यों उनको नाराज करी जा रहा। ये क्वेश्चन नाराजगी का नहीं है, ये क्वेश्चन है हरासमेंट, हरासमेंट टू अस, हरासमेंट टू द होटलियर्स। ये क्या बात है? कोई जस्टिफाइड है ये? क्यों देंगे? माना हम फैक्ट्री हैं, ना हम केमिकल यूज करते हैं, ना हमारी कोई प्रोडक्शन है, वी आर सर्विस सेक्टर, हम सर्व करते हैं। तो ये कोई आप मत लगाना, मैंने बोल दिया, मैं यहां बोल रहा हूं सर, यहां जिसके कई वॉलंटियर होते हैं हम लगा दिया, क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां भी जो आपने वो लेना है, जो भी डिसीजन लेना है उसमें एकता होनी है, नहीं लगाएंगे। हमने उसमें भी मीटिंग में बोला, उदित प्रकाश ठाकुर जी भी थे इस मीटिंग में, इन्होंने इसको अपोज किया कि व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? तो ये चीज भी हमने उठाई है और इसको अभी तक उन्होंने चुप बैठ गए। वो कोई 10 रिमाइंडर भेजे मैंने कि क्या इंटरप्रिटेशन है आपकी इसकी, क्यों गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसको। तो वो शायद इंटरप्रिटेशन करें ना करें, हम इस चीज को वो बोर्ड कहाँ लगाएंगे, डेली उसको अपडेट कहाँ करेंगे। और कुछ एक तो है ठीक है, वो जानते भी हैं फटाफट, मेरे जैसा आदमी है दूसरों को बुलाकर बोलूंगा देखो यार अपडेट करो तो क्या है, कितना पानी खर्चा हुआ, कितना मैला बाहर निकला, कितना क्या हुआ। और इसी तरीके से जो पीछे निकला था वो सैनिटरी पैड वाला कि साहब इसको भी लगा दो आप, हमने उसको भी सरेआम मीटिंग में बोला है कि हम नहीं लगाएंगे, आप जाओ जो मर्जी करो आप जो कुछ करना करो, एंड वी शुड टेक दिस स्टैंड एंड वी शुड स्टैंड फॉर दिस। और क्यों लगाएंगे भाई हम बताइए, और कितने जगह लगाएंगे? हमारे पास 50 कमरे का मान लो होटल है,
या तो फिर 50 बाथरूम में लगा दो उसको, एक में लगा दो, एक में लगाने की क्या है? और कौन लेडी जाएगी अपना वो डर्टी वो लेके वहां जमा करने के लिए? फिर ये डिसीजन हुआ था इसका कि ठीक है, क्लस्टर वाइज सामूहिक रूप पर 15-20 होटल या 100 होटल इकट्ठा एक जगह और एमसी उसका अरेंजमेंट करेंगे, एंड इट वाज एग्रीड टू बाय द एमसी आल्सो दैट टाइम, एंड आई विल रिक्वेस्ट द प्रेजेंट एमसी मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट आल्सो काइंडली इसको ऊपर में थोड़ा सा गौर कीजिए, और ये ऊपर में हर होटल को कहीं का छोटा है कहीं का बड़ा है कुछ है, तो उनको जो इस तरीके से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, एक तो 50 होटलों वाला था कि 50 रूम से 25 रूम से ऊपर वो लगाएंगे डिस्पोजल के लिए कहाँ इंसिनेटर या दूसरा कंपोस्टर, वो भी हमने बोला हुआ कि भाई किसी के पास तो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है उस होटल। अब मान लो चलो जो मॉल रोड पर होटल है जगह उसके पास में, कहाँ लगाएगा वो बाहर भी होटल इधर कंजेस्टेड अभी हो गया, कंस्ट्रक्शन जो है आप खुद देखते हैं प्रैक्टिकली, कहाँ लगाएंगे? सो वी हैव टेकन दिस स्टैंड कि साहब ये हमारे बस की बात नहीं है, मेहरबानी करके हमको माफ करो, और ये जो इशू जो है वो परसिस्ट करता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, कुछ हमारे होटल ऐसी हैं, उन्होंने कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन की थी या वो नया होटल कमर्शियल बेसिस पर बना रहे थे, उनके केसेस कई सालों से, महीनों से, सालों से पेंडिंग पड़े थे टीसीपी के पास में और डीसी के पास। खासकर डीसी के पास वो जाते हैं जो एमसी एरिया में है अप्रूवल के लिए, वो वहीं उनके जो लैपटॉप में या उनके कंप्यूटर में फंसे हुए थे। सो वी टुक दिस स्टैंड, बल्कि मैंने फोन करके बोला जो मेरे नोटिस में था कि आइए हम जा रहे हैं कुल्लू आज, चलो हम कर देखेंगे भाई डीसी साहब कैसे निकलते हैं। एंड डीसी वाज वेरी काइंड व्हेन वी नरेटेड दिस होल सिस्टम। आई सेड प्लीज इसको तो कुछ करो, जब सब कुछ ठीक है तो आपके कंप्यूटर में बीच में रखने का क्या मतलब है इसमें? व्हाई डोंट यू गॉट द परमिशन? व्हाई आर कीपिंग दैट पेंडिंग फॉर नथिंग एंड सो मेनी मंथ्स, सो मेनी इयर्स? एंड नए डीसी साहब, मैं उनकी तारीफ करता हूं, इमीडिएट उसी वक्त बोला कि ठाकुर साहब आफ्टरनून में ये आपका हो जाएगा। और इमीडिएटली मेरे को 2 के नाम याद थे, हमने 2 केसेस आगे पकड़े, उन्हें बोला, और आफ्टरनून में ही डीसी साहब ने उनको अप्रूवल दे दी। सो अगर और किसी का ऐसा केस है अप्रूवल के लिए जिसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है लेकिन अप्रूवल नहीं मिल रहा कमर्शियल पर्पस के लिए, सो काइंडली लेट अस नो, लेट द एसोसिएशन ऑफिशियल्स नो कि भैया हमारे पास में ये है। एक देखो, पहले मुसीबत आई थी, मैंने बताया था कि हमारा स्टाफ घर भेजना। दूसरी मुसीबत ये आ गई कि साहब सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए और होटल वाले पर गाज गिरेगी, और बिल्कुल भी ठीक है। हमारे कांटेक्ट में खास करके जो मालिक है उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जीएम साहब के कांटेक्ट में बहुत कम आएंगे, है? और जो वेटर हमारे हैं या दूसरे वर्कर हमारे हैं उनके कांटेक्ट में तो जो भी गेस्ट आता आएगा ही। तो हमने बोला यार, एक दिन सर्किट हाउस में मीटिंग हो रही थी, तो हमने उस वक्त रिक्वेस्ट किया, हमारे ऊपर प्रधान साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, हमने बोला कि भाई ये बताइए आप कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको क्यों नहीं वैक्सीनेशन लगा सकते हैं आप? लगाइए। नहीं बोला ये तो वो नहीं, हमारे पास रूल्स में नहीं है। बट वी मेड इट ए पॉइंट, वी परसूड द पॉइंट, इसको पीछा नहीं छोड़ा। हमने ऊपर से ये ऑर्डर लाके दिए कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और मैं खुद खड़ा रहा। आप वर्कर्स को पूछिए, मैं खुद खड़ा रहा वहां एक दिन पूरा, और मैं पूछा किस होटल से आए, कितने आदमी हैं, सबको वैक्सीनेशन लगा। और उसके बाद में भी हमने बोला, सबको फोन करके बोला कि साहब जिससे कि अगर कोई अभी भी किसी के अगर कोई रहते हैं, बेशक वो हमारा मेंबर है या नहीं, इमैटेरियल, एसोसिएशन का मेंबर है या नहीं, इमैटेरियल, वो उसका वैक्सीनेशन होना जरूर है। तो इन स्टाफ को हमने फ्रंट लाइन वर्कर में डिक्लेयर करवाया, और वो आप लोगों की जब पता सबको कि हाँ ठीक है भाई ये काम होना चाहिए, जब आप लोग पॉइंट आउट करते, जब आपको गाइडेंस, आपकी गाइडेंस हमको मिलती है, और चुप मत रहिए पीछे भी,
जो भी कार्य करेंगे आगे आएगी, उसको भी आप काइंडली रिमाइंड करते रहो, देते रहो ये आप कि ठीक है साहब ये। फिर लास्ट रिजॉर्ट जिसको मैं नहीं बोलूंगा, वो भी हमारे पास होता है, और सारे होटल वाले मिलके कुछ कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक जो मेन जो मेरे ख्याल कई सालों से चला हुआ था ये, कि हमारे जो बाई लॉज हैं वो ऐसे अनक्लियर हैं कुछ एक फील्ड में, उनको रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल जो उससे पहले श्री जितेंद्र साहब के टाइम में भी वी ट्राइड कि साहब ये बाई लॉज हमने अमेंड किए हैं, लेकिन किसी समहाउ और दी अदर ये तय पर नहीं पहुंच पाए, और उसमें कोशिश की। पहले हमारे श्री पी.एस. कपूर साहब ने बड़े भारी टाइम लगा दिया, वो भी ऐसे गुडलाइन चला गया, और अभी हमारे काश्ता साहब हैं और इन्हीं की टीम है, उन्होंने पूरा बाई लॉज को ठीक ढंग से करके उसके ऊपर में हम क्या कर सकते ऐड कर सकते वो करके हमने पिछले जो आपका जनरल हाउस हुआ उसमें आपके यूनानिमसली आप लोगों ने पास किया कि हाँ साहब ये मैं आपको कुछ तो इन्होंने बता दिया, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या बाई लॉज में हमने चेंजेस की है कि जहाँ अगला जो इलेक्शन है उसके मुताबिक होगा। ये आप लोगों नहीं, उस वक्त भी हमने बोला कि कोई भी आदमी काइंडली हाथ खड़ा कीजिए जिसको ये पसंद नहीं है। सो एवरीबॉडी एग्रीड, और मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो इसकी कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है उसको क्या करेंगे, इलेक्शन कैसे कराना, नथिंग इज देयर। अब फिर वो कभी आगे जाए कभी पीछे जाए, सबको जो भी आएगा उसी को परेशानी होगी। अच्छा, कुछ एक जो है ना, इससे पहले कि मैं बाई लॉज के ऊपर में हूँ, हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो हमने पहले से शुरू किए हैं लेकिन अभी तक एंड तक नहीं पहुंचे। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, ये मत सोचिए कि मैं हम अपनी जो है अचीवमेंट ही बता रहे हैं, मैं इसलिए उसको दोहरा रहा हूं काइंडली आपके नोटिस में भी रहे, तो जो दूसरी कार्यकारिणी आएगी उसको भी आप स्ट्रेस कर सकते हैं कि ये पॉइंट था मेरे भाई, वो किधर गया। एक दो को हमने पॉइंट उठाया था, आपको याद होगा, बड़ी पहले की बात है, लेकिन उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया था गवर्नमेंट ने कि जो लग्जरी टैक्स होता था वो रैक रेट पर लगेगा। रैक रेट का मतलब आप सभी जानते हैं, आपको तो टेक्निकली सब मालूम है कि जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हमारे रेट, एक्चुअली उस रेट पर तो बिकते ही नहीं है। आज का टाइम ऐसा है, अगर मेरा 1500 का एक कमरा अप्रूव है वो 500 में भी नहीं लग रहा है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया था ये रैक रेट मारो, बोलिए क्या कर रहे हैं आप, और मोर ओवर पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का। अरे भाई मनाली तो 3 महीने का सीजन है मुश्किल से। तो गवर्नमेंट ने हमको एक्सप्लेन किया और आप लोग ही हमारे साथ में गए थे, वी एक्सप्लेन दी होल सिचुएशन, होल प्रॉब्लम टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दी चीफ मिनिस्टर, और मैं वेदराम जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमको रिमाइंड कराया कि भाई आप 2 मिनट का मौन तो रखो। वेरी गुड, गलतियां होती है भाइयों, हमसे भी हो सकती है, किसी भी हो सकती है, आपका काम है दोहराना। आई अप्रिशिएट दिस मूव जिन्होंने बीच में बोला। तो उनको लेट राजा वीरभद्र सिंह के पास ही गए थे हमने जब एक्सप्लेन किया पूरा कि साहब ये जो आप पूरे साल का बोल रहे रैक रेट में लेना आपने लग्जरी टैक्स, हम कहाँ जाएंगे बैंक को लोन लेके आपको दे देंगे, खुश हैं आप क्या। तो हट गया था, उसी बात उसने बोला लगा नहीं, सर अभी नहीं लगा, नहीं लगेगा चाहिए। एंड आई एम ग्रेटफुल टू, इन्होंने वेदराम जी ने बोला क्या खड़े होकर 2 मिनट का बॉन्ड वो हमसे स्लिप हो गया था, वेरी सॉरी एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। एक बड़ा मुद्दा हमारा है एयरपोर्ट का। वैसे तो ज्यादातर तो हम तो जितने भी हमारे कस्टमर आते हैं, जितने गेस्ट आते हैं, आजकल तो रोड का ज्यादा है, लेकिन इसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एयर का जो है इसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले भी एसोसिएशन ने, इसी एसोसिएशन ने ये मुद्दा चलाया था कि एक्सपेंशन ऑफ भुंतर एयरपोर्ट, आपको याद होगा, एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके ऊपर में क्या क्या था, उन्होंने जमीन एक्वायर करनी करती पल्ली साइड की, गढ़ साइड की, इधर जो भी उर्ला था उस साइड की। लेकिन समहाउ गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल वश में होती है,
वोटों के वश में होती है, उनका भी कसूर नहीं है, उनके ऊपर कुछ दबाव आया होगा, वो बसे के बसे ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन हमने उनको सुझाव दिया था कि इनकी जमीन को एक्वायर क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? अरे भाई आप इसमें इसके ऊपर में पिलर रेस करिए दरिया के ऊपर में। मैंने खुद कोई 10 साल नॉर्थ ईस्ट में नौकरी की हुई है। ब्रह्मपुत्र दरिया है, एक ही जो मस्कुलन दरिया है, वो उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर में जो ब्रिज लगा हुआ 5 किलोमीटर का, उस पर कैसे पिलर खड़े हुए हैं? यहां भी करिए, वहां अपना टेक ऑफ लैंडिंग जो है अपना बढ़ जाएगा। एक तो ये हमारा मुद्दा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जीवित रहना चाहिए, इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। में साथ थे, एक उड़ान स्कीम निकली थी। उड़ान सबको पता होगा, उड़े आम आदमी देश का आम आदमी, वट एवर इट इज। उसमें बोला था कि ये जगहें इसमें सम्मिलित होंगी। अनफॉर्चुनेटली ये इसमें नहीं हुआ। तो उन्होंने बाद में क्या बोला, अभी लेटेस्टली एक हमारे डीजी रिटायर्ड है प्रेम सिंह जी, उन्होंने मेरे को रिमाइंड कराया था कि मिस्टर ठाकुर क्या हुआ आपके स्कीम का? वो मैंने बोला साहब वो तो अभी चला हुआ है, हमने रुका नहीं है। वो कि हम ये चाहते हैं, हमने केस आपको नॉलेज के लिए टेकअप किया हुआ है कि ये जो उड़ान स्कीम है, इन्होंने क्या किया, जो हेलीकॉप्टर है, सिर्फ उसमें हेलीकॉप्टर में क्या 2 हफ्ते में 1 बार या तो 2 बार या तो व्हाटएवर उसमें होगी ये। अरे उसमें क्यों होगी भाई? जो आम हमारी रेगुलर सर्विस है उसमें स्कीम को इम्प्लीमेंट कराओ। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि उड़ान स्कीम को नॉट ओनली इन हेलीकॉप्टर सर्विस, इट शुड बी ऑन ऑल दी सर्विसेज, एयर सर्विसेज। जो रेगुलर चाहे वो 50 सीटर आता है, 60 सीटर आता है, 75, सब में उड़ान का जो है वो होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो ये भी हमारा पेंडिंग में है। एक आपने देखा होगा, पहले कईयों के दिमाग में भी था, क्यों इतना बड़ा इशू था रहा ये चैनलाइजेशन ऑफ रिवर ब्यास, एंड इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑन टुडे। आपने देखा होगा ये जो ब्रिज है, मनाली का ब्रिज, इसके ऊपर बड़ा भारी जोर लगाया हमने कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, इस ब्रिज की जो ऊंचाई है इतनी कम है, ये कभी भी जा सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको हार्म ना हो, बड़ी मुश्किल से बना है। और हम जानते हैं, हमारे साथ बाकी कमेटी वाले जानते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी वाले, हमने एनएच के प्रोजेक्ट मैनेजर को प्लस उसके स्टाफ को यहाँ बुलाकर अपने दफ्तर में बुला के ऑफिस में बुला के वहां साइट पर ले गए थे और उनको बताया था, आगाह कराया था कि साहब इसमें ये तो पुलिस साइड वाला जो सामान वाला एरिया नीचे आ रहा था कि इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी गेव दिस सजेशन, होटल एसोसिएशन मनाली वाज द फर्स्ट पार्टी टू गिव दिस सजेशन एंड ही एग्रीड, यस हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन अब तो हमेशा तो उसके पास नहीं होते हैं, ना ही हमारे पास में मैप है। तो अभी तो ब्रिज बना, गुड, बड़ा स्पेशियस है, लगता भी ठीक ठाक है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है ना वो इतनी कम है कि मुझे लगता है कभी इसमें खतरा हो सकता है। लेकिन अभी हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि इट हैज बीन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड। लेकिन अब ये है कि अगर हम इस चैनलाइजेशन को, इस मुद्दे को हम जारी रखेंगे, अगर चैनलाइजेशन होता है तो कम से कम जो दोनों साइड को जो ऊपर उठने वाला जो पूरे जाने वाला जो, अदरवाइज जो मनाली बाजार की तरफ जाएगी दरिया आगरा अभी आगे देखना आपने उसकी, उसका रुख ही उस साइड को है। इफ दिस स्कीम ऑफ चैनलाइजेशन इज मटेरियलाइज्ड, आई थिंक दिस ब्रिज विल आल्सो बी सेव्ड। और मैंने इस बारे में चिट्ठी लिखी थी, फाइनल चिट्ठी का जवाब पता क्या आया दिल्ली से, मैं आपके दरबार में आज बोलना चाहता हूँ कि साहब आपने इतना परसुएंट एफर्ट्स किया और बल्कि हमने एक टीम आई हमको दी, वो टीम आई उनके साथ में हम भी थे, चीफ एडवाइजर साहब भी थे और बाकी भी थे, साथ गए, उनको बताया कि कहाँ कहाँ एक आप पार्क बना दो दरिया के किनारे, कहाँ कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, वी वेंट देयर। लेकिन यह कि हम अखबारों में नहीं डालते हैं, लेकिन आजकल ये भी जरूरी है जो हम काम करते हैं वो मीडिया में भी डालना चाहिए कि ये काम हो रहा है, ताकि बाकी भी उस काम में सम्मिलित हो जाए। ये भी बहुत एसेंशियल पार्ट बन गया आज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उस वक्त हमने ये नहीं किया कि हमने ये दिया, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर अभी भी हमारे पास में पड़ा हुआ है, उन्होंने ये बोला कि हमने सारी कोशिश की और प्रायोरिटी नंबर 1 पर आपका ये चैनलाइजेशन का था, बल्कि जो दूसरे कांगड़ा में चैनलाइजेशन का 2-3 दरिया का था, विद लोअर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ क्वेरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को की थी
लेकिन उसका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई हमारे को नहीं आया। तो अभी मैं लेटेस्ट फिर इसको आईपीएच के जो डील करता है, पहले यहाँ एई थे हमारे, अब वो शिमला में चले गए, हाई रैंक में गए हैं, एंड स्टिल ही इज हैंडलिंग दिस इशू। मैंने उनको 2-4 दिन पहले रिक्वेस्ट किया था, भाई व्हाट इज द लेटेस्ट अबाउट इट। उसने बोला सर ये हमारा बिल्कुल चला हुआ, आप ठीक बोल रहे हैं, हमारी गलती से जो है, हमारी थोड़ी सी लेग्जिटी से ये ऐसा रह गया, इसको हम पहले नहीं कर पाए, तो इसलिए जो है वो अभी हमारे इसमें है, हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट हमको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, और ये अभी हमारे पास में है। बेशक उन्होंने बोला कि हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट ड्रॉप कर दिया नीचे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, वही हमने चिट्ठी इसको कॉपी बना के चीफ इंजीनियर को और माननीय मुख्यमंत्री को भेजा कि ये है आप पे, अब तो करिए, इसको क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट हमको वी शुड कैरी फॉरवर्ड, और इट विल बी मटेरियलाइज वन डे और द अदर। अच्छा, एक देखो एडी प्रोजेक्ट से बिजली का भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा जब जरा हमने लोड लिया नहीं कि कटक से बंद, वो कभी अलेव साइड से आता, फिर मैसेज कभी उसमें प्रीडी साइड से आता, कभी उधर कनाल साइड से आता, कभी बुरगो साइड से आता, ऐसा बिजली नहीं। तो इसके लिए एडी प्रोजेक्ट से ये बिजली जो है फॉर कॉमन जो लोकल यूज ऑफ मनाली टाउनशिप के लिए सैंक्शन है, और वो पहले हम पीछे एक बार गए थे देखने के लिए, वो नया यार बन रहा था, लेकिन अभी तो मुझे ये बताया गया कि वो सब ठीक है, उसमें से 15 तारे 12 ये वो कहाँ से जोड़नी है। दे वर टेलिंग मी दैट विदिन 1 मंथ हम डायरेक्टली दे देंगे। अब वहाँ का लोड ढूंढ रहा, पता नहीं वो जेल में डाला, वहाँ से इधर आया, कुछ हुआ, बट दिस इशू हैज टू बी कंटिन्यूड। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अभी प्रोजेक्ट हमारे पास में अधूरा है, जो हमने टेकअप किया था तहस। एक हामला रोड का अभी देखो, उस वक्त बड़ी मुसीबत हो गई थी, क्योंकि ऊपर जो है वो 1200 से ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, एनजीटी ने बंदिशें डाल दी, मुश्किल हो गया था। एंड वी हैड 1 पॉइंट ओनली रोहतांग पास। काइंडली थोड़ा पीछे आकर बात करना बंद कर दें, हमसे जो भी अपने वार्तालाप करने का, उसके बाद में वी विल गिव ब्रेक फॉर टॉकिंग टू ईच अदर आल्सो। तो उसमें फिर हमने उनको बोला था कि साहब ये अब जितना जल्दी हो सकता है इस रोड को डिक्लेयर करो, और जो माननीय दीदन हमारे सीएम साहब थे, राजा साहब, उन्हें अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई ये जो रोड है ओपन फॉर टूरिज्म। लेकिन आज उस रोड की ऐसी हालत है कि उस पर कोई भी ड्राइवर गाड़ी ले जाना नहीं चाहता है वॉलंटियरली। तो हमने रिक्वेस्ट किया, पीछे आते आते भी लिख के भी दिया है जो प्रेसिडेंट हमारे डीसी साहब है उनको, कि भाई साहब ये है कि आप इस रोड को, अगर पीडब्ल्यूडी के पास पैसा नहीं है तो टीडीसी से रिपेयर कराओ या वाइडन करो, जो कुछ करो, सो दैट वी कैन, हमारा रोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो हमारे प्रेसिडेंट डीसी साहब है, बड़े वो ठीक है, उन एक्शन देखा मैंने, एक इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, एंड ही इज गुड फॉर दैट पर्पस, एंड ही हैज इमीडिएटली मार्क्ड यस आई विल सी टू इट, आई विल डू इट। इसी तरीके से नगर जाम, और आपके इसमें भी जो शर्मा जी ने कुछ पॉइंट दिए थे, एक्चुअली जो अभी पढ़ के सुना रहे थे शर्मा साहब के पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी टेक अप किए हैं। All the points, those are in progress. Those are with us. But so kind of him that he has reminded us कि भाई ये भी पॉइंट्स हमारे हैं, अच्छी बात है। मैं तो बोला था उसमें सब जगह कि साहब आप बोलिए क्या क्या पॉइंट्स आपके हैं। ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बोला, मैंने बोला, हमने बोला यहाँ से कि बोलो क्या पॉइंट्स है। At least he has reminded us. He has reminded the house. आपको ये उसमें चेतना दे रहे हैं कि भाइयों ये पॉइंट्स भी है, कसो उनको, खींचो भाई आप, जब तक हम हैं खींचिए जरूर, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, वी हैव टू डू इट। तो ये जाना जो नगर जाना बिजली महादेव का जो है, इसको भी आप बांटने के लिए भी और बैठने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा डेस्टिनेशन है बिजली महादेव का। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये कंप्लीट नहीं कर पाए हम, इन द ऑफिंग है ये। जो गुलाबा की बात की थी बैरियर की, वो पीछे भी सर्किट हाउस में एक मीटिंग हुई, which was presided by the then DC कुल्लू। जब उन्होंने बोला था कि हम बाईपास से जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वन वे करेंगे, टनल से जाएंगे, इधर से आएंगे। That time we took this matter कि साहब ये बैरियर क्यों चाहिए, बताइए आप। Now all the vehicles going to Ladakh,
going to Kelung, going to Kaza, they are going through the tunnel. अब आप उसको बैरियर को क्या करना, हटाओ उसको बैरियर को। पर उनका ये जवाब था, जवाब भी ठीक था कि साहब एनजीटी का मैटर है ये, और एनजीटी का मैटर है तो पुट अप विथ एनजीटी, स्पेशल एरिया लगाइए, वी आर द सफरर। तो ये भी हमारा एक है जो अभी चला हुआ है, इसको पूरा नहीं कर पाए हम, कि गुलाबा में बैरियर की इस वक्त कोई आवश्यकता नहीं है। और वन वे कर दिया, हमने रिक्वेस्ट किया था कि वन वे आपने करना ही है तो आप गुलाबा से ले जाओ, मड़ी से ले जाओ, रोहतांग से ले जाओ और टनल से ले जाओ। नाउ दिस हैज बीन एक्सेप्टेड एंड दिस वाज द प्रपोजल फ्रॉम होटल मनाली एसोसिएशन। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट है, पहले भी काफी वो चला है, देखो इसमें हो भी गया था। अपॉर्चुनिटी क्या हो गया कि कुछ हमारे भाई वकील लोग हैं, अब मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो हमारा मसौदा खराब कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी सोच भी है कि जितने हमारे ये स्ट्रक्चर बने उसमें कईयों में से हम भी होंगे, हम बोलेंगे तोड़ो यार, रेज देम डाउन, रेज द स्ट्रक्चर्स डाउन। बोलना आसान है, जब जिसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो 1 मंजिल का है, चाहे 2 मंजिल का है, चाहे 3 मंजिल का, उसको गिराना, आप बोलोगे उस आदमी को आपने प्लेन ग्राउंड पर लटा दिया, कुछ नहीं रहेगा उसके हाथ में, उसने जमीनें बेच दी होंगी, उसने ऋण लिए होंगे बैंकों से, तब वो स्ट्रक्चर खड़ा किया होगा। तो उस वक्त भी हमने पॉइंट उठाया था, साहब एक बारी बन गया, काइंडली माफ करो, इनको रेगुलर कर दो, आगे के लिए जो है वो सख्ती करिए। इतने महकमे आपके पास में है, महकमों को बधाई दीजिए, जो ही कंस्ट्रक्शन हो रही है इमीडिएटली वो बंद करें, जब तक उनको प्रॉपर परमिशन गवर्नमेंट की नहीं होती है। तो ये भी एक इशू जो है बीच में हो गया था। यस, राजा वीरभद्र, ग्रेटफुल टू हिम, हम सभी लोग, उन्होंने वो कानून बना दिया था, यस इनको एक बार रेगुलर करो, लेकिन कुछ हमारे वकील भाई चले गए कोर्ट में, डाल दिया वहां पर कि नहीं साहब ये तो गलत है। अब कोर्ट ने बोल दिया कि क्यों भाई, आप तो आसमान में ले जाएंगे क्या ये, चलो कोर्ट की ऑनरेबल कोर्ट है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन वी कैन रिक्वेस्ट, वी कैन रिव्यू, वी कैन फाइल द पिटीशन, रिवीजन पिटीशन। तो पीछे ये पॉइंट हमने आप लोगों के साथ ही सर्किट हाउस में जो प्रेसिडेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं ठाकुर साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट किया था, एंड फर्स्ट टाइम ही एग्रीड, यस हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। बोला क्या आपका सॉल्यूशन क्या है? मैं सर काइंडली फाइल दी रिवीजन पिटीशन, और आप उसमें जाइए, आप रिवीजन को छोड़ दो, रिवीजन तो वही होता है, अपील में जाइए सुप्रीम कोर्ट में। He said yes, the government of Himachal Pradesh will go for appeal, लेकिन तुम लोग भी जाओ। लेकिन हमने बोला हम जाएंगे सर तब, पार्टी बनेंगे तब जब आप जाएंगे पहले। सो ही हैज एग्रीड अपॉन, अभी भी उनका वो इनकार नहीं किया, लेकिन दिस इज हैंगिंग फायर स्टिल। ये भी बड़ा नुकसान है लोगों का, और उसमें से कईयों के तो होटल बन भी गए और चालू भी हो गए हैं। और उसमें पीछे मैंने एक दलील और दी थी, मैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए बोलता हूँ कि जो डिमांड चार्जेस हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी है ओनली फॉर रजिस्टर्ड होटल। तो मैंने उनको ये बोला कि साहब जो अनरजिस्टर्ड होटल्स हैं, दे आर बीइंग रन इन द शेप ऑफ द होटल्स एंड यू हैव प्रोवाइडेड कमर्शियल कनेक्शन ऑफ बिजली टू देम। सवाल तो बिजली का है, सवाल तो डिमांड चार्जेस का है, तो आप उनको भी माफ करो। और उनके कईयों के केसेस जो हैं वो इन दी ऑफिंग है, अंडर कंसिडरेशन है। और अभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जो ऐसे अंडर कंसिडरेशन केसेस हैं, काइंडली इनको जल्दी से निपटा दो और जल्दी से कंसिडर करो, ताकि लोग बेचारे ना इधर के ना उधर के, कहीं तो पहुंचे वो। इसी तरीके से टीसीपी का था, जो टीसीपी जो है वो सब जगह लगा दिया अंधाधुंध। और इसकी जो पब्लिक हियरिंग भी हुई है इसमें हमारे मनाली में, और वहां पर भी हमने पॉइंट दिया है। उसके चेयरमैन जो थे हमारे जो आईपीएस के मंत्री थे वो हैं, और उन्होंने जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया इमीडिएटली उन्हें फॉरवर्ड करके भी दे दी है डायरेक्टर को, लेकिन वो भी चुप बैठे हैं। हम बोलते ठीक है भाई, लगाना चाहिए, बाकी तरतीब से होना चाहिए, लेकिन एक बारी जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है यार आपकी गांव में, उसको क्या करेंगे, सेटबैक कहां से पैदा करेंगे? उनके लिए तो रिवाइज करो सेटबैक आप गांव में, या तो आप बंद करो कि गांव में कोई जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी,
वो भी नहीं कर पाएंगे ना। गांव वालों तो जीना है ना, हम भी बेसिकली सारे गांव से हैं, तो उनके लिए कोई रिवाइज करें, उनके इंस्ट्रक्शन रिवाइज करें। एंड दिस केसेस, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके नोटिस में ये केसेस हमारे पेंडिंग हैं, और जो अभी चले हुए हैं, रेगुलर उनका रिमाइंडर जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने उठाया था, जिसका योगदान जो है हमारे चीफ एडवाइजर को जाता है, हम भी साथ थे, और जिसका जो कृपा जो की थी हमारे जो प्रेजेंट उस वक्त जो दी देन डिप्टी कमिश्नर थे कंवर साहब, ये जो साबा से जो राइट हैंड साइड से दरिया के किनारे किनारे बाईपास निकालना था हमने रोड का, और आगे जाकर जो ये जो क्लब हाउस में मिलना था, एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड। और उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे कंवर साहब, उन्होंने बोला था जब तक नहीं होता हम टीडीसी से पैसा लगा देंगे। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को समझा था, ये भी पेंडिंग है, ये बाकायदा फाइल बनी हुई है, और इसको हमको परसू करना चाहिए, क्योंकि जब ये बाईपास निकलेगा तो जो जाम की जो प्रॉब्लम है डूंगरी की तरफ, क्योंकि वैसे कोरोना ने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, हमको बोला जिधर से चले जाओ भाई। एक हमको अनफॉर्चुनेट व्हाट वाज, क्योंकि हमारी भी थोड़ी गलती रही कि जो डीटीडीओ का दफ्तर था वो मनाली में था, उसको शिफ्ट करा दिया कुल्लू। अब हमने ये दलील कोई दी है कि यार 90% होटल तो मनाली में, इस एरिया में है, और काम तो उन होटल बना हुआ है ना डीटीडीओ का। तो इसको काइंडली वी हैव टेकन अप द केस, विल अगेन स्ट्रेस फॉर इट। हम अपने माननीय मंत्री जी को भी बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी बोलेंगे, इसको बैक ले आओ बाहर मनाली में, कुल्लू से मनाली लाओ। नहीं तो हर काम के लिए हमको कुल्लू जाना पड़ता है, रिन्यूअल के लिए कुल्लू जाना पड़ता है, फिर जमा करने के लिए कुल्लू जाना पड़ता है, छोटी सी इंक्वायरी के लिए कुल्लू जाना पड़ता है। या फिर एक है, ठीक है, एक निकाला था डेप्टी डीटीडीओ, वो पोस्ट ही निकाले, आदमी है ही नहीं। क्या एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यहाँ टूरिज्म का रहे, ताकि वो यहाँ के हमारे मसले इस एरिया के यहीं सेटल हो। तो दिस इशू इज ऑल्सो पेंडिंग, इट इज गोइंग ऑन। एक पानी का देखो, पानी और सीवरेज का सबकी प्रॉब्लम है। पानी गलियों वाले से बहुत कंप्लेंट आती है कि बिल्कुल गंदा पानी आता है जी। अभी भी 3 दिन पहले मेरे से फोन पर बात कर रहे थे वहां से कि पानी नहीं आता जी, आ गया तो गंदा वाला आता जी, पहले ऊपर से ठीक आता था, फिर उन्होंने नीचे कर दिया, वॉट एवर इट इज। तो अब इसकी स्कीम थी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, AFT स्कीम बोलते हैं इसको। ये स्कीम की 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करना इसको। इसमें पहले 4 रखे हुए थे उन्होंने शहर, फिर हमने इसको 5वां ये भी बना दिया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शहर तो बना लिया फ्रॉम टूरिज्म एंगल, इसको इंक्लूड किया है। और हमने लेटेस्ट अभी उनको चिट्ठी भी लिखी है, इनका प्रोजेक्ट मैनेजर वाटर एंड सैनिटेशन AFD न्यू दिल्ली। हमने उनको बोला कि पानी की बहुत दिक्कत है भाई, मनाली बाजार में भी दिक्कत है, डूंगरी एरिया में दिक्कत है, कन्याल एरिया में दिक्कत है, और एलेऊ एरिया में दिक्कत है, विशिष्ट एरिया सब जगह दिक्कत है। तो इस स्कीम को जल्दी से जल्दी मटीरियलाइज किया जाए। अभी उनका जवाब नहीं आया है, सो विल सेंड रिमाइंडर। और आपके नॉलेज के लिए है कि हमने ये केस भी टेकअप किया है, लोगों को परेशानी हो रही है, होटल वालों को परेशानी हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा था। अभी जो अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने 2-4 बातें बताई आपको कि क्या क्या हमने अमेंडमेंट किए हैं पीछे। इसमें है कि जो अमेंडमेंट करके वो फॉर फॉर्मेलिटी से फॉर इंफॉर्मेशन हमको रजिस्ट्रार को भेजना है। पीछे में हमने अपने अमेंडमेंट किए, ना ये भेज पाए ना मैं भेज पाया। तो एक्चुअली हमको अब उन्होंने क्या किया हुआ है, नया फंडा आ जाओ ठीक भी है, उसको ऑनलाइन करना है। अब ऑनलाइन करने के लिए अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज दैट उनके दफ्तर में भी कोई इतना स्पेशलाइज आदमी नहीं था, तो हमने उनको भेजा और ये अमेंडमेंट क्या क्या किया है। नाउ वी आर नॉट वेटिंग फॉर द डिप्टी कमिश्नर्स, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का इसके साथ में कोई रोल नहीं है। ये रोल है आपका, ये रोल है एसोसिएशन का, कि हमने इसके मेंबर 10 रखने हैं या मेंबर 50 रखने हैं या मेंबर 1000 रखने हैं, और मेंबर की क्या क्या शर्त होनी चाहिए। हमारा तो रोल ही नहीं इसमें है। मैं कहा आपका रोल नहीं है, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए तो किया ना। तो लेकिन whether they give us okay, they don't give us okay,
लेकिन हम अपना काम बंद नहीं कर सकते, ना ही वो बोल सकते बंद करो। मैं आपको उसके नॉलेज के लिए ला रहा हूँ। अब ये देखो, पहला चेंजेस इसमें है कि जो उस वक्त मैंने पिछले जनरल हाउस में बोला था कि गजेंद्र जी भी बुरा मत मानिए, मैं पर्सनल नाम ले रहा हूँ, इन्होंने भी लड़ा था होम स्टे ये बीएनपी जो भी है, तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ना, ओके, सबकी मर्जी है, नोबडी ऑब्जेक्टेड टू इट एंड इट वेंट थ्रू स्मूथली। और उसके बाद में वेद राम जी ने भी भरा, ठीक है, वी कंडक्टेड स्मूथली, ओके, किसी को ऑब्जेक्शन है, ठीक है, मैंने बोला था कि आप मत क्लैरिफिकेशन पूछो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो अभी हमने किया, हम उसको चाह रहे थे कि ठीक है भाई, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आए, उस वक्त जबानी हुआ ये, देयर वाज नो रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट इट। अभी हमने इसको रिटन में लाया है, तो इसकी अमेंडमेंट मैंने ये की है, मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ आपको। द एसोसिएशन established to cater to the needs of hotel, guest houses, homestay lodges, bed and breakfast units, ये हमने इसमें ऑफिशियली इंक्लूड किए हैं, उसको तो पहले नहीं था नहीं, क्योंकि इनको इसमें फोड़ में लाया था कि आपने देखा होगा जहां भी जाएंगे ना, अब वो अगर 4 आदमी एसोसिएशन है पर जाए वो कितने आदमी चाह, तो वैसे नजरअंदाज करते हैं। जब ये लगता पता है कि मनाली की होटल एसोसिएशन इज द बिगेस्ट एसोसिएशन, ये हिमाचल में नहीं, मैं तो बोलता पूरे इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट एसोसिएशन है ये, उससे वैसे ही आगे जो है वो धक 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 हो जाती है वो। और इतने आदमी आगे इतने बोर्ड काटेंगे, और एक आदमी के पीछे मेरे पास घर में 10 बोर्ड हैं, तो अंदाजा लगाओ कितने हैं। तो इसलिए हमने इसको बड़ा बनाने के लिए किया था। हो सकता है कुछ एक, मैं कह भी सकता हूं, जैसे होटल वाला जो है उसको कमर्शियल रेट पे बिजली का बिल देना पड़ता है, होम स्टे वाले को डोमेस्टिक देना पड़ता है। ये तो भाई अब रूल्स हैं, वी कैन नॉट से इनको ये करो, कोई फायदा उठा रहा है, हमको क्यों उसमें जेलसी होनी चाहिए, उठाने दो उसको, ठीक है, वो ठीक चलना चाहिए। तो हमने एक इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, नंबर 2 है फीस का। इसमें फीस के बारे में ये किया था, इट वाज लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, कुछ नहीं क्लियर है कि कितनी फीस कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी किया, तो हमने इसको बिल्कुल जो हम चला रहे थे, जो आपके टाइम में फीस थी, हमने उसी को इन रिटर्न में कर दिया। ईच मेंबर शैल आल्सो पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन at the rates and date prescribed by the executive committee from time to time. Generally, it shall be 10% of the total one day's tariff, not exceeding 7,500. कि 7500 से ऊपर नहीं ले पाएंगे, चाहे होटल 100 कमरे का क्यों, तो वो 100 कमरे वाला बोलेगा यार मेरे 15,000 ले लिया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए हमने लिमिट रखी है, उसमें कुछ नहीं। ये किया। तो नंबर 2 किया, if a member has more than 1 tourism units in his name, the bigger unit will be considered for the subscription registration. अब कहीं मेरे पास में 4 यूनिट्स हैं, और एक में को कैलकुलेट बनती है 1000, दूसरे में कैलकुलेट बनती है 2000, तीसरे में कैलकुलेट 3000, नहीं तो सारे को देना पड़ता नहीं, एक का देगा, लेकिन जो बिगर यूनिट उसका सब्सक्रिप्शन। और दूसरी चेंजेस जो हमने इसमें लाई है, वो मैनेजमेंट कमेटी की है। इसमें पहले जो चीफ पैटर्न था ना, आप देखा होगा, वैसे हमने कभी ना ऑब्जेक्ट किया, ना प्रेजेंट चीफ पैटर्न ने ऑब्जेक्ट किया, ना हम लोगों ने किया। वो उसका एक हिस्सा पूरा दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव का हेड वो दिया हुआ। हालांकि जब एग्जीक्यूटिव का हेड वो है, तो उसके ही प्रेजेंस में, उसके ही अध्यक्षता में सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते थे, जो आदत चला हुआ कि भाई ठीक है, वो तो रख के पड़े, और उसमें साथ ये भी करना है कि ऑल दी मीटिंग्स विल बी चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसलिए हमको इसको परे करने के लिए हमने इनको एडवाइजरी में डाल दिया कि जो चीफ पैटर्न है ही विल हैव द एडवाइजरी, लेकिन आगे जो ड्यूटीज दी है उसमें हम ये बोला कि वो क्या करेगा इन एब्सेंस ऑफ द, अगर हाउस डिसॉल्व हो गया तब वो उनका क्या ड्यूटी बनती है, या वो नहीं डिसॉल्व हो गया तब क्या ड्यूटी बनती है, या
और जो प्रेसिडेंट को निकाल दिया तब क्या ड्यूटी बनती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ने रिजाइन किया तब क्या होता है उनका। तो ये हमने क्लैरिक उस वक्त नहीं था, ये अभी हमने इसको बहुत ही क्लियर शब्दों में क्लैरिफाई किया है। और इसमें एक और किया कि पहले क्या होता था कि आप अपने एडवाइजर की निकाली 100 आदमी लिस्ट, अच्छा पैटर्न थे उसके बीच में इतने आदमी। अब हमने कहा कि एक में जो पैटर्न है 5 से ज्यादा उसके साथ में उनके सहायक नहीं होंगे, एडवाइजर जो है 5 से ज्यादा सहायक नहीं होंगे, ये हमने रिटर्न बना दिया। और इसमें बड़ा क्लियर किया कि भाई उनका रोल क्या होगा, इसको मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं हो, चीफ पैटर्न साहब जो वो बाद में अपने आप ही पढ़ेंगे, मैंने कहा जो भी चीफ पैटर्न बनता है। वो 5 का हमने चक्कर आगे के लिए जो भी कार्यकारिणी आएगी काइंडली इसको ध्यान में रखें कि 5 से ज्यादा इसमें मत रखें। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वैसे 3 साल का टेन्योर हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द कोविड-19 ये 1 साल का बढ़ा दिया था, तो 3 साल वैसे हो रहे हैं, हमारे 25 तारीख को 3 साल पूरे होंगे। तो अभी आगे के लिए जो भी कार्यकारिणी आएगी उनके जितने भी मेंबर्स हैं उन 3 साल का जो टेन्योर कर दिया है। अब इलेक्शन प्रोसेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो साइलेंट है काइंडली थोड़ा सुन लो भाई, आप मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि ये मेन पॉइंट है, उसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ है हमारे बाय लॉज में कि इलेक्शन कैसे कराना है क्या करना, नथिंग। तो हमने इसमें क्लियर किया द इलेक्शन टू द मैनेजमेंट कमेटी will be held every after 3 years। और इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, the executive committee will convene a meeting of the general house at least 14 days before the scheduled date of the election for obtaining the approval of the house। इसलिए देखिए आज का जो जनरल हाउस है वो उसी लिए है कि आज हम आपसे अप्रूवल लेंगे, क्योंकि हमारा जो टेन्योर है, जो एक्सटेंडेड टेन्योर है, वो 25 अगस्त को खत्म हो रहा है, ताकि बीच में ऐसा गैप नहीं रहना चाहिए कि भाई वो मैं नहीं बोलता कि मैं चीफ पैटर्न साहब की जो पावर को कंट्रोल करना चाहता हूँ, उन्होंने उनका जिम्मा होता है वो संभालेंगे उसके बीच में। तो मैं ये चाह रहा था कि ठीक है 26 है दूसरी एग्जीक्यूटिव जो भी बनती है मैनेजमेंट कमेटी जो है गवर्निंग बॉडी है वो संभाले इसको, इसलिए हमने पहले टाइम दिया, बल्कि 14 दिन ही नहीं, हम तो 1 महीने से ज्यादा दिया टाइम, सो दैट आपको चीफ पैटर्न साहब से बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने किस तरीके से इसको क्या करना है। तो 25 तारीख ठीक है क्योंकि हमारा खत्म हो रहा है, तो आपके इलेक्शन को आप ये बोलेंगे, आपसे पूछेंगे किस तारीख को रखना, आप काइंडली इनको वो करें। लेकिन मैंने बता दिया कि हमारा 25 तक टेन्योर है इस कमेटी का। The executive committee will convene a meeting of the general house at least 14 days before the scheduled date of the election for obtaining the approval of the house for the conduct of the election, to select the panel of returning officers, to fix the date for filing nomination, withdrawal of name, polling, etc. ये पहले कुछ नहीं लिखा होगा। The non-refundable amount, ये जो पीछे आप लोगों ने डिसाइड किया, बल्कि मैं तो बोल रहा था थोड़ा इसको काम करो, लेकिन आपने नहीं माना कि नहीं इतना ही होगा। वो ये रखा है फॉर वेरियस ऑफिसेज शैल बी एज अंडर, प्रेसिडेंट को 10,000 रुपया, नॉन रिफंडेबल है, वो जीते या हारे ये सिक्योरिटी नहीं है। और आप लोगों ने बोला, मैं तो बोल रहा था याद करो, जो हारे उसको तो माफ करो, या जीता तो उसको माफ करो, कहते बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों को ही माना भाई हमने, ठीक है 10,000 होगा देना, चाहे जो हारेगा चाहे जीतेगा। वाइस प्रेसिडेंट का 5100, जनरल सेक्रेटरी का 5100, जॉइंट सेक्रेटरी का 3100, ट्रेजरर का 3100, प्रेस सेक्रेटरी का 3100। ये पैसा ठीक है एसोसिएशन में आएगा, कुछ फंड की बड़ी बढ़ोतरी होगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली थोड़ा सा आप मेरे को अभी एक ही सेकंड दूंगा, मैं ज्यादा नहीं, उसके बाद आई एम रिक्वेस्टिंग द चीफ पैटर्न। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टू द मैनेजमेंट कमेटी एंड वोटिंग राइट्स? The aspirant should have been an active member of the association for the previous 3 years.
चाहे वो प्रेसिडेंट के है, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए, किसी के लिए 3 साल का कम से कम पहले का उसका पास तजर्बा हो, लगातार वो इसमें हो। नंबर 2, द एस्पिरेंट शुड बी द ओनर, पार्टनर, MD ऑफ द मेंबर यूनिट। वो पार्टनर है वो भी बन सकता है, ओनर है वो भी हो सकता है, MD है, ओनर MD एक ही हो गया, लेकिन वर्ड के अलग अलग है, कहीं लिखा है MD, आपको सर्टिफिकेट पढ़ता हूँ तब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अगला है, द एस्पिरेंट शुड नॉट बी होल्डिंग एनी पोस्ट इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स